डूब कर मेहनत करो अपने आज में, डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो तो सबसे अलग निखरो। जब मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मैं कुसुम स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर। कल हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज और उसका नामकरण पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ये सब हम आज की क्लास में करने वाले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो उद्भव हुआ उसमें दो तरह के मत थे, एक विदेशी मत था और एक स्वदेशी मत था। जो विदेशी मत था उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देंगे, और जो स्वदेशी मत था उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देंगे। तो जो स्वदेशी मत था उसमें बताया था आर्य, द्रविड़ और प्राचीन संस्कृतियों को मिलाकर स्वदेशी मत बना था। और विदेशी मत के समर्थक में मार्शल, मार्टिन, व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, क्रैमर, मैके, डेडी कोसाम्बी और एच डी सांकलिया आदि सब थे विदेशी मत में। और जो स्वदेशी मत था उसमें तीन तरह का बताया था, आर्य बताए, द्रविड़ बताए और प्राचीन संस्कृतियाँ बताए। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ था उसमें ये मत पढ़ेंगे, विदेशी और स्वदेशी। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के विषय में विदेशी मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई थी। कौन से मत के अनुसार मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई थी? विदेशी मत के अनुसार। विदेशी मत के समर्थक थे मार्शल, मार्टिन व्हीलर, मैके, डीडी कोसाम्बी। डीडी कोसाम्बी एक भारतीय थे। डीडी कोसाम्बी कौन थे? भारतीय थे। और बाकी सब विदेश के थे। क्रैमर, गार्डन चाइल्ड, ये सब क्या थे? विदेशी मत के समर्थक थे। विदेशी मत में मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो पृष्ठभूमि है उस पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? मेसोपोटामिया सभ्यता की पृष्ठभूमि पर। यानी कि इस सभ्यता को मेसोपोटामिया लोगों ने बसाया था। इस सब बात पर जोर दिया गया था कि जो अपनी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है उसको मेसोपोटामिया लोगों ने ही बसाया था। इस पक्ष में इन्होंने तर्क दिया था। ये विदेशी मत के लोग थे। इस पक्ष में तर्क दिए गए थे कि जो बलूचिस्तान है उसमें जो चबूतरे मिले हैं और जो मेसोपोटामिया का जिगुरात है उसमें समानता है। तो इस आधार पर इन्होंने कहा था कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया की देन है, सिंधु घाटी सभ्यता। एक ये मत दिया था इन्होंने कि जो बलूचिस्तान में जो चबूतरे मिले हैं वो उसकी जो मेसोपोटामिया में जो जिगुरात है उन दोनों में समानता बताई इन्होंने कि ये इसलिए ये मेसोपोटामिया की देन है ये सभ्यता। दोनों सभ्यता में एक दूसरे के व्यापार के साक्ष्य पाए गए हैं। इस आधार पर भी इन्होंने कहा कि ये मेसोपोटामिया लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। दोनों सभ्यताओं में लोहे का ज्ञान नहीं था। दोनों ही सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था और जो यहाँ अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें भी लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इस आधार पर भी इन्होंने कहा कि ये मेसोपोटामिया लोगों ने ही बसाई थी सिंधु घाटी सभ्यता। दोनों सभ्यताओं में कांसे का प्रयोग होता था। कांसे का प्रयोग अपनी सिंधु घाटी सभ्यता में भी कांसे का प्रयोग होता था, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी कांसे का प्रयोग था। इस आधार पर भी इन्होंने कहा कि ये मेसोपोटामिया लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। इस तरह विदेशी मत के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई थी और उसी के विस्तार का ये परिणाम है। आपकी समझ में आ गया होगा ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति विदेशी मत के अनुसार मेसोपोटामिया सभ्यता से बताई गई है। क्योंकि इन्होंने कहा कि जो मेसोपोटामिया में जो जिगुरात मिले थे वो बलूचिस्तान के चबूतरों के समान ही थे और दोनों सभ्यताओं में जो व्यापार होता था उस आधार पर भी इन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। लोहे का ज्ञान भी नहीं था दोनों को, कांसे का उपयोग दोनों में। तो इस तरह इन्होंने इस मत के जो वैज्ञानिक, इस मत के जो समर्थक थे, इन्होंने कहा कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता की ही देन है, सिंधु घाटी सभ्यता। विदेशी मत का खंडन करने वाले में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं कि विदेशी मत का खंडन किस आधार पर हुआ? जल निकासी के आधार पर विदेशी मत का खंडन हुआ। इसमें कहा गया कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जल निकासी हड़प्पा सभ्यता की थी।
अभी तक जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें से सबसे अच्छी जल निकासी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अपनी सिंधु घाटी सभ्यता से। जबकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ का जल स्तर कैसा था? घटिया था एकदम। जल निकासी कैसी थी वहाँ की? घटिया स्तर की थी। तो इस आधार पर इस मत का खंडन किया गया कि ये मेसोपोटामिया की देन नहीं है। दूसरा, लिपि के आधार पर किया गया इसका खंडन। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो बुष्टोफेदन यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक, बुष्टोफेदन के जैसी थी। जबकि जो मेसोपोटामिया की लिपि थी वो कीलाक्षर थी। मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? कीलाक्षर थी। तो इस आधार पर भी इस विदेशी मत का खंडन किया गया था। तीसरा आ जाएगा संरचना के आधार पर। जो संरचना के आधार पर विदेशी मत का खंडन किया गया था, उसमें कहा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता है, उसमें मंदिर की संरचना मिली है, मंदिर जैसी संरचना मिली है इसमें। कैसी संरचना मिली है? मंदिर की जैसी संरचना नहीं मिली है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर की जैसी संरचना नहीं मिली है, जबकि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उसमें मंदिर की जैसी संरचना पाई गई है। तो संरचना के आधार पर भी इसका खंडन किया गया कि मेसोपोटामिया में तो जो मंदिर है, मंदिर नुमा संरचना है वो पाई गई है, जबकि अपनी हड़प्पा सभ्यता में एक भी ऐसा संरचना नहीं मिली जो मंदिर के जैसी हो। तो इस आधार पर भी इस मत का खंडन किया गया कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं आई। हड़प्पा में कच्ची और पक्की ईंटों के जो भी समान माप की थी, दोनों कच्ची और पक्की जो ईंट थी वो अपनी हड़प्पा सभ्यता में समान माप की थी। कच्ची वाली भी और पक्की वाली दोनों ही समान समान माप की थी। जबकि जो सुमेरियन या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें इस चीज़ का अभाव था। उसमें इस चीज़ का अभाव था। मेसोपोटामिया में कब्रें भी भव्य मिली है। मेसोपोटामिया की कब्रें कैसी मिली है? भव्य। जब वो हड़प्पा में ऐसी नहीं मिली है। इस तरह इस मत का खंडन कर दिया गया। विदेशी मत का खंडन इस तरह कर दिया गया क्योंकि वहाँ की जो लिपि थी वो भी अपनी तो बुष्टोफेदन थी, वहाँ की मेसोपोटामिया की कीलाक्षर थी, और हड़प्पा में जो मंदिर मिले वो भी मंदिर जैसी संरचना नहीं मिली है, और जो मेसोपोटामिया में मंदिर जैसी संरचना पाई गई है। और इन तथ्यों के आधार पर कहा गया कि भाई ये विदेशी जो मत थे उसका खंडन कर दिया गया। अब आ जाएगा स्वदेशी मत। स्वदेशी मत के आधार पर, स्वदेशी मत के अनुसार जो ये सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, ये भारत में ही विकसित हुई है। कहाँ पे विकसित हुई थी स्वदेशी मत के अनुसार ये सभ्यता? भारत में ही विकसित हुई थी। जो स्वदेशी मत थे इसके समर्थक में बहुत सारे लोग थे। जैसे इसमें थे अमलानंद घोष थे, आर डी सांकलिया जी थे, डी पी अग्रवाल थे, ओलचिन दंपति थी, और एस आर राव जैसे विद्वान इसमें शामिल थे। स्वदेशी मत के अनुसार इस सभ्यता यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत में ही विकसित हुई थी। कहाँ पे विकसित हुई थी? भारत में ही। और जबकि विदेशी मत वालों ने क्या बोला था कि ये भारत में विकसित ना होकर मेसोपोटामिया से आई थी ये सभ्यता। उन्होंने विदेशी मत के समर्थकों ने तो बोला कि मेसोपोटामिया की देन है, जबकि जो स्वदेशी मत के समर्थक थे उन्होंने कहा कि ये कहीं से नहीं आई ये सभ्यता, ये भारत में ही विकसित हुई है। तो इसके समर्थक में अमलानंद घोष थे, आर डी सांकलिया जी थे, डी पी अग्रवाल थे, ओलचिन दंपति और एस आर राव जैसे विद्वान शामिल थे। अब आगे देखते हैं हम। जो ये विद्वान हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र पुसालकर, बीबीलाल आदि विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता को आर्यों द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? आर्यों के द्वारा। कौन कौन से विद्वान थे इसमें? लक्ष्मण स्वरूप जी थे, रामचंद्र थे, पुशालकर थे, बीबीलाल थे, आदि विद्वानों ने कहा कि ये सभ्यता जो ये हड़प्पा सभ्यता थी उसको आर्यों ने बसाया था। जिसके संबंध में ये अपने तर्क इन्होंने प्रस्तुत करे। इस संबंध में भी अलग अलग तर्क दिए इन्होंने। जो बीबीलाल जी थे, बीबीलाल, इन्होंने हड़प्पा और वैदिक दोनों सभ्यताओं का विस्तार क्षेत्र समान बताया। इन्होंने तर्क दिया कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो और जो हड़प्पा सभ्यता है वो, इन दोनों सभ्यताओं का विस्तार क्षेत्र समान है। इसलिए इन्होंने एक ये तर्क दिया कि ये भारतीय की ही देन है। बीबी लाल ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ऋग्वैदिक आर्य एक ही थे। बीबी लाल ने क्या प्रतिपादित किया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे और जो ऋग्वैदिक आर्य लोग थे वो दोनों क्या थे? एक ही थे। दोनों जो हमारी हड़प्पा सभ्यता के लोग और हमारी जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो दोनों एक ही थे। किसने कहा था? बीबी लाल ने कहा था। भारतीय क्षेत्रों में पूर्व हड़प्पा संस्कृतियों की खोज
जैसे कि राजस्थान में कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत के प्रमाण ने इस मत को बल और प्रदान कर दिया कि यह सभ्यता स्थानीय रूप से विकसित हुई। जो भारतीय क्षेत्र में जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई थी, उस समय जो कालीबंगा क्षेत्र मिला था, वहाँ से जो जुते हुए खेत के प्रमाण के साक्ष्य मिले, तो उस मत ने इस बल को और इस मत को और बल प्रदान कर दिया कि ये सभ्यता स्थानीय रूप से ही विकसित हुई थी, न कि ये मेसोपोटामिया से आई थी। व्हीलर ने भी ऋग्वैदिक जो व्हीलर महोदय ने कहा कि जो ऋग्वेद में वर्णित दस्यु हैं ऋग्वेद में अथवा दास, उनको सिंधु सभ्यता का निर्माता माना। जो ऋग्वेद में दस्यु या दास जाति थी, उनको किसका निर्माता माना? सिंधु सभ्यता का निर्माता माना। किसने? मार्टिन व्हीलर ने। किसने माना था? मार्टिन व्हीलर ने। जो ऋग्वेद में वर्णित दस्यु अथवा दास थे, उनको सिंधु सभ्यता का निर्माता माना। अब इस मत का भी खंडन करने वाले कुछ तर्कों के आधार पर इस मत का भी खंडन किया गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य उपयोग में लेते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपयोग करते थे? कांसे का उपयोग करते थे। जबकि वैदिक सभ्यता में तो लोहा आ गया था, तो वो लोहे का उपयोग आने लगे थे। तो इस के आधार पर भी इस स्वदेशी मत का खंडन किया गया। फिर वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? ये नगरीय थी। तो इस आधार पर भी स्वदेशी मत का खंडन हुआ कि भाई वैदिक सभ्यता तो कैसी थी? ग्रामीण थी, वहाँ पे तो नगर बसे हुए नहीं थे। जबकि जो हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पे अच्छे बड़े नगर मिले हैं, ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता के इस आधार पर भी इस मत का खंडन किया गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग तो कृषि करते थे। तो इस आधार पर भी इस मत का, स्वदेशी मत का खंडन किया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तो व्यापार करते थे, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वो कृषि प्रधान थी। जो वैदिक लोग थे, उनका प्रिय पशु क्या था? वैदिक लोगों का प्रिय पशु तो घोड़ा था, और वो गाय को भी पवित्र मानते थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग तो घोड़े से परिचित ही नहीं थे, और गायों के साक्ष्यों का भी अभाव था। इस आधार पर भी इस स्वदेशी मत का खंडन किया गया कि वैदिक लोगों का तो प्रिय पशु घोड़ा था, गाय को वो पवित्र मानते थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। बिल्कुल परिचित तो थे, लास्ट के टाइम में जब खुदाई हुई तो घोड़े के कुछ साक्ष्य भी, उनके खुर ये मिले हैं, और गाय का भी वहाँ पे अभाव था। लेकिन ऐसे जो वैदिक सभ्यता के लोग जिस तरह से गाय और घोड़े का उपयोग लेते थे, उस तरह से अपनी इस हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। हड़प्पा के लोग लिपि से परिचित थे। हड़प्पा के लोग किससे परिचित थे? लिपि से। लेकिन वैदिक लोग लिखना नहीं जानते थे। वैदिक लोग लिखना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे, जबकि वैदिक लोग युद्ध प्रिय थे। वैदिक लोग युद्ध प्रिय थे क्योंकि उन्होंने 10 राज्य युद्ध भी लड़ा था। वैदिक लोगों ने 10 राज्य युद्ध लड़ा था। और ये हड़प्पा के लोग क्या कैसे थे? शांति प्रिय थे। तो इस आधार पर इस मत का भी खंडन किया गया था। वैसे तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। और जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। वह कैसी सभ्यता थी? पितृसत्तात्मक थी। और जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें लिंग योनि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं, जबकि वैदिक लोगों में योनि पूजा को कैसा मानते थे? ये योनि पूजा को एकदम निंदनीय मानते थे। तो कई ऐसी थी हड़प्पा में मूर्ति पूजा के प्रमाण नहीं मिले। कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं हड़प्पा में, तो मूर्ति पूजा के प्रमाण भी मिले हैं, जबकि वैदिक लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। इस आधार पर स्वदेशी मत का खंडन किया गया। अब ये द्रविड़ थे, ये किसने कहा? ये इसके समर्थक थे राखाल दास बनर्जी और सुनीति चटर्जी। इसके समर्थक कौन थे? राखाल दास बनर्जी और सुनीति चटर्जी। तो राखाल दास बनर्जी का मत था कि द्रविड़ लोगों ने सिंधु सभ्यता को बसाया था। किसने बसाया था? द्रविड़ लोगों ने सिंधु सभ्यता को। राखाल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ लोगों ने सिंधु सभ्यता को बसाया था, क्योंकि द्रविड़ लोगों की भाषा कैसी थी? ब्राह्मी, और इसी से हड़प्पा लिपि मिलती है। तो इस आधार पर द्रविड़ लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को बसाया, राखाल दास बनर्जी के अनुसार। अब सर्वमान्य मत कौन सा है? सर्वमान्य मत है राजस्थान में जो सौंथी संस्कृति है, राजस्थान की जो सौंथी संस्कृति है, जो कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत मिले थे, उसमें सिंध, आमरी, बलूचिस्तान, कुल्ली नाल की ग्रामीण संस्कृतियों से बनी विकसित सभ्यता हड़प्पा है।
इसके समर्थक कौन कौन थे? अमलानंद घोष, रोमिला थापर, फेयर सर्विस, ओलचिन दंपति, डीपी अग्रवाल और बीबी लाल। जो ये राजस्थान में सोती संस्कृति मिली थी, और कालीबंगा जिसको टू भी बोलते हैं अपन, सोती संस्कृति जिसको कालीबंगा टू के नाम से जानते हैं, ये बीकानेर में है। यहाँ पे सिंध आमरी जो कोट दीजी थी और बलूचिस्तान की जो कुल्लीनाल की थी, वो ग्रामीण संस्कृतियों से बनी या विकसित सभ्यता हड़प्पा है। जो ये अपनी पुरानी जो ये सभ्यताएं थी, इनसे विकसित सभ्यता ही क्या बन गई थी? हड़प्पा सभ्यता बन गई थी। तो ये बताया। इन समर्थक थे इनके अमलानंद घोष, रोमिला थापर, फेयर सर्विस, ओलचिन दंपति, डीपी अग्रवाल और बीबी लाल। इन्होंने कहा कि ये इनसे उत्पन्न सभ्यता ही हड़प्पा थी। तो ये सर्वमान्य तथ्य है कि जो पूर्व की संस्कृतियां थी हमारी, उनसे ही ये सभ्यता विकसित हुई थी। जो हमारी पूर्व की संस्कृतियां थी, जो ये पूर्व की संस्कृतियों में ये कालीबंगा टू सोथी संस्कृति, जैसे सिंध आमरी संस्कृति, बलूचिस्तान कुल्लीनाल की संस्कृति, तो जो ये पूर्व संस्कृतियां थी, इससे ही विकसित हुई थी ये हड़प्पा सभ्यता। तो इस तरह हमने देख लिया इसके मत स्वदेशी विदेशी और ये द्रविड़ और ये हमारी पूर्व की सभ्यता। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में था, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और भारत में। कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था ये? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। कितने क्षेत्र में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। और कितने देशों में? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। अफगानिस्तान के 2 ही क्षेत्र थे, मुंडीगाक और सोर्तगोई। तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला था। कैसे क्षेत्र में फैली थी ये? त्रिभुजाकार क्षेत्र में। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। इस तरह ये 3 देशों में विस्तृत थी। उत्तर में मांडा, उत्तरतम स्थल कौन सा था इसका? मांडा, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और इसका दूसरा है रहमान डेरी, जो पाकिस्तान पंजाब में है, और ये दूसरा उत्तरतम स्थल है रहमान डेरी। और तीसरा आ जाएगा रोपड़, इसका स्थल। ये त्रिभुजाकार 13 लाख वर्ग किलोमीटर और 3 देशों में विस्तृत थी। अब आ जाएगा इसका दक्षिणतम स्थल आ जाएगा दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। यहाँ पे क्या मिला था? एक कांसी का रथ मिला था। अब इसका जो पश्चिम बिंदु है वो है बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। ये दुनिया की सबसे विस्तृत सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? दुनिया की सबसे विस्तृत सभ्यता। अब इसका जो इसका जो पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर यूपी का। आलमगीरपुर यूपी का, जो कि हिंडन नदी के तट पर है। कहाँ पे है? हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर। ये सबसे पूर्वी स्थल है इसका, यूपी में, उत्तर प्रदेश का। इसका विस्तार आ जाएगा अफगानिस्तान में सोर्तगोई और मुंडीगाक। अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं इसके, सोर्तगोई और मुंडीगाक। जबकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में, सिंध में और रावी पंजाब क्षेत्र में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और रावी क्षेत्र पंजाब में। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसमें मेहरगढ़ है, राना गुंडई है, सुतकांगेडोर है, सुतकाको है, बालाकोट है, डाबरकोट है और दंत सा दात है। ये सारे कहाँ से आ जाएंगे? बलूचिस्तान से। सिंध में आ जाएगा मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चनहूदड़ो, आमरी, अली मुराद, लखनजोदड़ो और जुदेर जोदड़ो। ये सारे कहाँ से आ जाएंगे? सिंध में। सिंध में जो मोहनजोदड़ो है उसके दाएं तट पर, कोट दीजी के बाएं तट पर, चनहूदड़ो के बाएं तट पर, आमरी के दाएं तट पर, अली मुराद और लखनजोदड़ो के बाएं तट पर। इस तरह ये स्थित है। रावी क्षेत्र जो पंजाब है, वहाँ पे रावी नदी का बायां तट, और रहमान डेरी सिंध नदी के पास, और गनेरीवाल और सराय खोला और डेरा इस्माइल खान, ये सारे स्थल रावी नदी पंजाब क्षेत्र में स्थित हैं। इस तरह हमने ये पढ़ लिया आज इसका विस्तार। भारत में जो विस्तार है गुजरात में, और
भारत में बच गया गुजरात, जहाँ पे सर्वाधिक इसके स्थल मिले हैं गुजरात से कच्छ की खाड़ी, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देसलपुर, जूनी कुरान, खंबात की खाड़ी में आ जाएंगे। फिर लोथल, प्रभास, पट्टनम, रंगपुर, भगतराव, रोजदी, नागेश्वर और अन्य इसके स्थान में जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। इन सभी नगरों को हम 3 भागों में बाँट सकते हैं, जैसे प्राक आरंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, पूर्वी हड़प्पा। इस तरह से जो पूर्ववर्ती हड़प्पा उसमें कालीबंगा, रंगपुर, रोजदी ऐसे स्थल आ जाएँगे। इस तरह से हम इसका भारत कल देखेंगे। और अगर दोस्तों ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हाँ, हाँ, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।